चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब तैयार हो जी? क्या हाल है आपका नाते में? आप कैसे तैयार हो भाई? आप लोग रेडी हैं? वहाँ ही रहे। ये मनाजिर देखे जा सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। कौमी असम्बली के बाहर इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो कि मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत भी उनके हमरा मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, इजहार ख्याल करेंगे और अपोजिशन रहनुमा भी उनके साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास हुआ था जो हंगामा राय की नज़र हुआ और अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हम नेशनल असम्बली में भी मौजूद थे और नेशनल असम्बली दिल्ली में मौजूद थे। मैंने सोचा कि आपसे ज़रा बात करें ताकि हम ज़रा हमारे मुआशी सूरत हाल पे और जमहूरी जो पोजीशन है आज पाकिस्तान का, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। मुआशी सूरत हाल तो आप सबके सामने है। इस मुल्क की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। हर इदारा, हर प्रोफेशन, हर इंडस्ट्री में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हर इंडस्ट्री में, हर इदारा में ये मज़दूरों को बेरोज़गार करवा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जितना भी आपका तनख्वाह हो, क्या आपको अगर आपको कम तनख्वाह मिले या आप सफ़ेद पोश हो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तनख्वाह मिले, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी तंग होता जा रहा है। गैस महंगी, बिजली महंगी, इलेक्ट्रिसिटी को बार बार ये लोग महंगी करती रहती हैं। हमारा जो दवाइयाँ हैं उनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ भी महंगाई। आप ये लोग तो सेहत के इंसाफ की बात करते हैं, तो सेहत का इंसाफ क्या निकला कि अगर आप गरीब हो और आप बीमार हो तो सेहत का इंसाफ ये कहता है कि आप मर जाए। और जिस एरोगेंस के साथ, जिस इनटॉलरेंस के साथ, जिस बेदर्दी के साथ इस हुकूमत और इनके वज़ीर इस महंगाई के हमारे अवाम की तकलीफ़ पे बात करते हैं, ये इसको मैं मज़म्मत करता हूँ। किस किस्म का निज़ाम है, किस किस्म का हुकूमत है जिसका अपना वज़ीरे ख़जाना कहता है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम की चीखें निकलेगी। कैसे ये हुकूमत है कि उठ के कहते हैं कि महंगाई तो इतना बड़ा इशू नहीं, गुर्बत तो हमेशा से इशू रहा है। हाँ भाई, गुर्बत हमेशा से इशू रहा है, लेकिन महंगाई और गुर्बत तो अलग इश्यूज है। महंगाई हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंचाता है। आपका काम है, हुकूमत का काम है कि आप अवाम को रिलीफ पहुंचा दें। आप दिन ब दिन आते हो असेंबली में, खुशी मनाते हो कि आपने वहां से कर्ज लिया, यहाँ से कर्ज लिया, ये कर्ज आ रहा है, यहाँ हमारा भीख मांगा हुआ है, यहाँ से हमने ठंडा इकट्ठा किया, लेकिन हम ये बात नहीं फराहम करते, इस पर बात नहीं करते हो कि आप कितना जुल्म कर रहे हो इस मुल्क के अवाम के ऊपर ताकि आप अपना चंदा, अपना कर्ज वापस पे कर सकते हो। क्या नुकसान पहुंचा रहा है इस अवाम पे आपका ये सो कॉल्ड कामयाबी, जब ऐलान करते हो कि फलाना बिलियन यहाँ से आ रहा है, अगर आप मेरा गरीब को बेरोजगार करके ये पैसा वापस दे रहे हो, अगर आप इस मुल्क के किसान को बदहाल कर रहे हो, मजदूर का मुआशी कत्ल कर रहे हो, इस कर्ज को वापस देने के लिए अगर आप बिजली को महंगा कर रही हो, गैस को महंगा कर रहे हो, पेट्रोल को महंगा कर रहे हो, तो हम क्यों खुश हो कि आपको ये कर्ज मिल रहा है? क्या फायदा है आम पाकिस्तानी को? और अब एमनेस्टी की बात कर रहे हो, रिलीफ की बात कर रहे हो, और ये रिलीफ किसके लिए है? ये रिलीफ सिर्फ अमीर तरीन लोगों के लिए है। एमनेस्टी तो मिलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। क्या गरीब अवाम को एमनेस्टी मिल सकती है? क्या गरीब अवाम को रिलीफ मिल सकती है? मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग, आप बात कर रहे हैं कटौती का, वो सोच रहे हैं हम कहां हमारा बजट में स्पेस बना सकते हैं, और उनका ये सोच है कि हम अमीर को रिलीफ पहुंचा दें, अमीर को और अमीर बना दें। लेकिन इस काम को करने के लिए, इस जगह को बनाने के लिए ये आपके हक मार रहे हैं, गरीब का हक मार रहे हैं।
सब्सिडीज को खत्म करेंगे ताकि अमीरों को रिलीफ पहुंचा दें। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का मुआशी निज़ाम है? खान साहब गरीब का बात करता था, खान साहब इंसाफ का बात करता था, और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जुल्म करता है गरीबों को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, किसी की मुल्क की जो हुकूमत है, उसका पहला जिम्मेदारी ये है कि कमज़ोर तबका, गरीब तबका, मजलूम तबका का ख्याल रखे, फिर अब बाकी अपना सोसाइटी को देख ले। यहाँ एक अजीब निज़ाम है कि जो भी नून लीग की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, उनका सबसे पहले जो वो जिम्मेदारी, जो वो काम करते हैं, अब कैसे अमीरों को रिलीफ पहुंचा दें। इस किस्म का निज़ाम, इस किस्म का दो पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है, प्रो पीपल्स काम किया है। जब भी हम हुकूमत में, हम भी IMF के हैं, हम भी कर्जे लिए हैं, लेकिन हमने कल आपने सुना होगा वजीर खजाना कह रहा था कि ग्रोथ इतना कम था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ग्रोथ इतना कम था। अगर अमीर लोग पैसा नहीं बना रहे हो, इसका ये मतलब ग्रोथ कम नहीं है। हमारे दौर में जी बिल्कुल अमीर लोग इतने पैसा नहीं बना रहे, लेकिन हमने बाकी सब हुकूमत के मुताबिक सबसे ज्यादा जॉब्स दिए। नून लीग ने सिर्फ 2.8 मिलियन जॉब्स दिए अपना 5 साल हुकूमत, जहां बड़ा ग्रोथ था, 4 to 5% ग्रोथ था। हमारा दौर में कम ग्रोथ में, वर्ल्ड रिसेशन में, दहशतगर्दी के अरूज में, 2 फ्लड्स के बावजूद हमने सबसे ज्यादा जॉब्स दिए। हमने 6.8 मिलियन जॉब्स दिया था। हमने 150% तनख्वाह बढ़ा दिया, हमने पेंशन्स बढ़ाए। ये हुकूमत का काम होता है। हमने तारीख में पहली बार सोशल सेफ्टी नेट, बेनजीर इनकम सपोर्ट दिलवाया। ये हुकूमत की काम होती है। हमने किसानों के लिए पूरा हमारा फूड इनसिक्योरिटी जो होता था पाकिस्तान का, हम वीट को इंपोर्ट करते थे। हमारा पहला साल की अंदर ही अंदर हमने पाकिस्तान को वीट इंपोर्टिंग नेशन से लेके वीट एक्सपोर्टिंग नेशन बना दिया था, ताकि गरीब किसान को फायदा हो। और हाँ, वो लो ग्रोथ का जो जिक्र हो रहा था, जहां अमीरों के पास कम पैसा था, जहां बड़े बड़े बिजनेसेस इतना अच्छा अपने नहीं चला रहे थे, मेरा मजदूर खुश था, मेरा किसान खुश था, मेरा गरीब खुश था, मेरा मजलूम खुश था। यही होता है हुकूमत का जिम्मेदारी कि आप गरीब आवाम का ख्याल रखें। और इस काम में हुकूमत 100% नाकाम रहा है। कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उल्टा मौजूद रोजगार को छीन रहा है। कहा कि 5 लाख घर बनाऊंगा, उल्टा इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहा है। ये जालिम हुक्मरान, इनके दिल में अवाम के लिए, मजलूम के लिए, गरीब के लिए कोई बेदर्दी नहीं है। ये सिस्टम नहीं चल सकता। या आप अवाम को फैसला करने दें, आप अवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले करने दें, अवाम का ख्याल रखें, अवाम की मुआशी सूरत हाल का ख्याल रखें, वरना एक रिएक्शन आएगा। एक हद तक अवाम आपकी नाकामी और जुल्म बर्दाश्त कर सकती है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब हमारा बजट आएगी, अगर इस बजट में अवाम के लिए रिलीफ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सारे के सारे ऑपोजिशन जमातों के क़ियादत को जेल में डालें, अवाम खुद ब खुद निकलेंगे। जो भी आप करें, अवाम के पेट में कुछ नहीं है, अवाम के जेब में कुछ नहीं है, लेकिन आप अमीर तरीन के लिए एमनेस्टी, आपके माफियाज के लिए एमनेस्टी, ये निज़ाम नहीं चल सकता। और अब ये IMF की बात कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप सिलेक्टेड हुकूमत हो के जाके IMF के साथ डील साइन करवा दें, जबकि आप कहते थे कि IMF से डील लेने से पहले, कर्ज लेने से मैं खुदकुशी को तरजीह दे दूंगा। और फिर आपने पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया, सेनेट को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया। ये जो IMF डील होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा। इस मुल्क के अवाम इसको नहीं मानेंगे अगर आप नेशनल असेंबली में, सेनेट में इसको नहीं लेकर आएंगे और इस पे अवाम के नुमाइंदगी के अप्रूवल नहीं लेंगे। ये अवाम
اپنا انفلیشن, آپ کے جو ٹیکسز پہ بوجھ آپ ان پہ ڈالنے والے ہیں, یہ بالکل ہم 100% برداشت نہیں کریں گے. جہاں تک ہمارا گورننس کا پوزیشن ہے, ہمارا فورن پالیسی کا پوزیشن ہے, جہاں تک جمہوری صورتحال ہے, وہاں بھی ہر جگہ پہ یہ ناکام نااہل حکومت حملے کر رہے ہیں. آپ جمہوریت کو دیکھیں, کیا کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے, کوئی جرنلسٹ جو ان کے خلاف بولتا ہے ان کو برداشت نہیں کرتے, کوئی چینل جو اس کے خلاف ٹکٹ چلاتے ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے, کوئی سیاسی جماعت کے کوئی بھی چھوٹا سا کارکن برداشت نہیں کرتے کوئی ان کے خلاف بولے, کوئی ٹویٹ, کوئی فیس بک کا لائک کو برداشت نہیں کرتے. یہ جو سوشل میڈیا پارٹی تھا, یہ جو پی ٹی آئی این اے ٹویٹر این اے فیس بک تھا, اب وہ دوسرے جماعتوں اور جرنلسٹ کا ٹویٹ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. ایف آئی اے جو کہ اس وقت عمران خان کے اندر تھا اور اب ایک دہشت گرد کے سہولت کار کے اندر ہے, انہوں نے ایک ریسپیکٹیبل جرنلسٹ کے خلاف سائبر کرائمز کے مطابق ایف آئی اے نے ایف آئی آر فائل کیا ہے ایک ٹویٹ کے بنیاد. ہم نے اس قسم کا آمرانہ اتھارٹیرین حرکت پہلے دیکھے ہیں, لیکن تب مشرف ہوتا تھا, تب ضیاء ہوتا تھا. آپ سپوزڈلی ایک جمہوری نظام میں کام کر رہے ہو, پارلیمانی نظام میں کام کر رہے ہو. یہاں فریڈم آف دا پریس ہونا چاہیے, فریڈم آف ایسوسیشن ہونا چاہیے, فریڈم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے, جو انفارچونیٹلی نیا پاکستان میں یہ ہمارے سارے فریڈمز پہ نظر رکھ رہے ہیں, تھریٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارا 18th امینڈمنٹ ہے, جیسے کہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے. لیکن میں الیکشن سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. ہم ان کو 18ویں ترمیم کو, پارلیمانی نظام کو, جمہوریت کو چھیڑنے نہیں دیں گے. ہم 1 یونٹ کو پہلے بھی قبول نہیں کیا, ہم آج بھی قبول نہیں کریں گے, اور پہلے سے بھی 1 یونٹ سے آمرانہ حرکتوں سے اس ملک نے ٹوٹا. اور آج بھی خدا نخواستہ اگر یہ لوگ 1 یونٹ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا. آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ فرمائے کہ زبانی بدکلامی ہمارے حکمران کا زیور بن گیا ہے. گزشتہ روز جو کمنٹس کیے آپ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے, کیا پرائم منسٹر کے منصب کو اس طرح کی لینگویج زیب دیتی ہے؟ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ تو تنقید ہوئی ہے, اپوزیشن میں خواتین نے احتجاج بھی کیا. آپ کا کمنٹ لوگ جانا چاہتے ہیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کامنٹ دینے سے آپ اپنا قد چھوٹا کرتے ہو, کسی اور کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. مرد کو عورت کہنا, مرد کو کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ عورت کے لیے کیا پیغام ہے, پاکستان کے عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے, پاکستان کی بیٹیوں کے لیے, بچیوں کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ عورت ہونا گالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہائیلی کنڈیمنگ ہے. یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ مدینہ کے ریاست کی بات کر رہے ہو, سب سے پہلا مسلمان ایک خواتین تھی. اب مدینہ کے ریاست کی بات کر رہے ہو. کیا ہمیں کربلا کا یاد ہوتا اگر اسلام میں عورتوں کا کردار نہیں ہوتا؟ ہم پاکستان ہیں, یہاں ہمارے عورتیں مرد کے شانہ بہ شانے کھڑے تھے. ہمارے فاؤنڈیشن میں اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کیا پاکستان بنتی؟ اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کون ایوب کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہوتا؟ ہم نے پوری دنیا میں, پوری اسلامی دنیا میں سب سے پہلے ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائی. ہمارے جو بچیاں ہیں, ملالہ جیسے 16 سال کی لڑکیاں ہیں, پاکستان کی عورتیں بہادر ہیں. پاکستان کے عورتیں باقی دنیا کے عورتیں سے آپ کمپیئر کریں, ہم تو فخر کرتے ہیں اس ملک کی عورتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی عورتیں کو سیاست میں, معیشت میں, سیاست میں, سوسائٹی میں جگہ دینا چاہیے, آگے لے کر آنا چاہیے.
इस किस्म का कमेंट देने से, इस किस्म का, अगर आप मुझे बात करने दो फिर मैं आपका सवाल पूछूंगा। अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हम सब जानते हैं कि कैसे बना, मगर बन गया। तो अब उस ओहदा का, उस कुर्सी का एहतराम करें, इस मुल्क का एहतराम करें और आप अपना ज़बान पे काबू करें। मैं और क्या कह सकता हूँ? जितना स्लिप ऑफ द टंग्स इस वज़ीर आज़म से होता है, ये तो स्पीड की लाइट से भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता बात नहीं करें, अगर आपने कुछ अच्छी बात नहीं करना तो बात ना करें। और बड़े मेहरबानी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से अपील करता हूँ कि आप अपना वज़ीर आज़म को अकेला ऐसा नहीं छोड़े किसी भी मुल्क में। आप ज़रूर साथ बैठा करें ताकि इस किस्म के स्लिप ऑफ द टंग्स ना हो, पूरा मुल्क शर्मिंदा ना हो जाए कि ये क्या है। हमारा वज़ीर आज़म ने जर्मनी और जापान को हमसाया मुल्क करार दे दिया। ये किस किस्म का बयान दे रहे हैं? आपका वज़ीर जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में खड़ा होकर कहता है कि ईरान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दों वहाँ मौजूद है। वज़ीर आज़म वहाँ जाता है और कहता है कि नहीं, हमले तो ईरान पे हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की सॉइल पे से हो रहे। तो इतने सारे जो स्लिप्स ऑफ टंग्स है, ये तो होता है जब आप सिलेक्टेड बंदा, ना लायक बंदा को फोर्स करवाते हो मुल्क के ऊपर। लेकिन एडवाइजर्स होते हैं, वज़ीर है बड़े, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कंट्रोल रखें। सूरत हाल का आपने जिक्र किया, तो क्या देख रहे हैं कि हुकूमत किस सूरत हाल में अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने जो भी इशू उठाया है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। पार्लियामान में आप मौजूद हैं, तो आगे की हिकमत अमली आपकी क्या होगी? क्या आप हुकूमत को मज़ीद टाइम देंगे? इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मगर हर फोरम पे हुकूमत को ललकार रही है, हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को बेनकाब कर रही है। उसको ये तकलीफ़ है उनको। हम ना सिर्फ पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ना सिर्फ मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, आपके थ्रू अवाम को अब आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मैं तो खुद निकला हुआ हूँ, मैंने पूरा सिंध का दौरा किया एक ट्रेन पे। तो मैं हर जगह पे पार्लियामेंट का सेशन आया था, तो फिर पार्लियामान का जो सेशन है आपको पार्लियामान में होना चाहिए। लेकिन ये इसका जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा हुकूमत पे होता है कि हुकूमत पार्लियामान में हो। ये अजीब बात है कि अपोजिशन पार्लियामान में तकरीर कर रही है और हुकूमत जो है वो बाहर जलसे से खिताब कर रहे हैं। हुकूमत का काम है कि काम करो, अवाम को रिलीफ दो। ये जलसा जुलूस कंटेनर की सियासत बंद करे। प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था उसको अब एब्रिविएशन में पिस्प लिखा जाता है। ये इस पर पीपल्स पार्टी ने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया? दूसरा उसी से रिलेटेड, वहाँ से बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हटा दी गई, वहाँ सारे सिस्टम को हर चीज़ से बेनजीर भुट्टो की चीज़ें हटा दी गई। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और पार्टी इस पर क्या करेगी? डरते हैं तब्दीली वाले एक हड्डी लड़की से। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर पाकिस्तानी के दिल में बसती है, हर पाकिस्तानी औरत के दिल में बसती है, हर मजलूम, हर गरीब के दिल में बसती है। ये नाम हटाना चाहते हैं इन्होंने। इस्लामाबाद का नया जो एयरपोर्ट है जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट होना था, खर्च भी किया पूरा सिस्टम में, बीबी के इनिशियल्स वो सब कुछ थे। उन्होंने मज़ीद जो ऑस्टेरिटी के बावजूद मज़ीद पैसे दिए ताकि ये सब कुछ चेंज करके नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट लिखा जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ना सिर्फ ये हुकूमत, पिछले हुकूमत को तकलीफ़ होता था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेने से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने से। और ये ना सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं, ये पूरा प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहते हैं। ये एक साजिश है जी, बिल्कुल। GDA के मुतालबे पे
GDA کے مطالبے پہ وہ DISP کا نام کا ذکر تو ہوا, لیکن باقی جو سازش اس کے پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو پورا کا پورا وائنڈ اپ کریں. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ ہے کہ یہ پروگرام کو اور ایکسپینڈ ہونا چاہیے. ہمارا صرف یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم صرف غریب عورتیں کو پیسہ دیں گے. بہت اچھا پروگرام, پورا دنیا نے مانا ہے کہ یہ انقلابی پروگرام ہے, گولڈ سٹینڈرڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا وسیلہ صحت تھا, وسیلہ تعلیم. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی معاشی اور جمہوری صورتحال سے متعلق اظہار خیال وہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی حالت سب کے سامنے ہے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کے لیے جینا دوبھر ہو گیا. بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب چاہتا ہے وہ مر جائے. حکومت کا کام عوام کو ریلیف پہنچانا ہے, لیکن حکومتی وزراء چندہ اکٹھا کرنے اور قرض لینے پر خوش ہوتے ہیں. تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. ان کی جانب سے مزید یہ کہا کہ اگر حکومت کی جانب سے قرض ہی لینا ہے تو اس قرض کا کیا فائدہ جب گیس, بجلی اور ادویات سب غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت غریب کو غریب اور امیر کو امیر کرتی جا رہی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان جو کہ عام آدمی غریب آدمی کی بات کرتے تھے, آج وہ غریب آدمی مرنا پسند کرتا ہے, اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. جو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو کہ قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, گفتگو کے دوران ان کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو, بالخصوص جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر خزانہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر خزانہ یہ بات کیا کرتا تھا کہ جب ہماری معاشی پالیسی آئے گی تو غریب عوام کی چیخیں نکلیں گی. یہ کس طرح کے وزراء ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی معاشی جو حالت ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہے, مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ غریب کے لیے جینا مشکل ہوتا جائے. بات اتنی ہو گئی, چاہتا ہے کہ سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور ساتھ ہی ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا گیا. حکومت نے اتنا قرض لیا, معاشی پالیسی برا تھا, اور انہوں نے خود تسلیم کیا نہیں, پیپلز پارٹی صحیح تھی, پیپلز پارٹی زبردست تھی, پیپلز پارٹی ہی کو پتا ہے کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے. اس لیے انہوں نے ہمارا حفیظ شیخ صاحب کو موقع دیا وزیر خزانے بننے کا, تاکہ وہ سنبھالے جو ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا. اور آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کل کی تقریر جو کہ سابق وزیر خزانہ نے کیا تھا نیشنل اسمبلی میں, وہ تو میرے خلاف نہیں تھا بھائی, وہ تو سابق وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ پہ تنقید کر رہا تھا. تو اس کا جواب موجودہ وزیر خزانہ انشاءاللہ جلدی دے گا نیشنل بہت اچھا اسپیچ. بلوچستان ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ یہ ایشو کیوں نہیں ریز کرتے while being the chairman of the Human Rights Committee? تھینک یو. ایک تو آپ کا بہت نہیں, آئی ایم سوری, ون ایٹ ٹائم پلیز, خواتین کو موقع دے. بہت تھینک یو فار یور کویسچن. ایک تو سردار اختر مینگل صاحب نے ایک ہمیشہ کی طرح بہت میننگ فل تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی میں کل. میرا کمپلینٹ ہوگا آپ کے مالکان سے, یا نہ آپ کے مالکان سے, جو بھی آپ کے وہ بند کرتے ہیں, کہ یہ ناانصافی ہے کہ مینگل صاحب جیسے سیاستدان, جیسے لیڈر جو ایک صوبہ سے تعلق رکھتا ہے, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا جب بھی تقریر ہوتا ہے بلیک آؤٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں. بلوچستان کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے لاہور کے عوام یا اسلام آباد کے عوام ہیں. اور جو ایشوز سردار اختر مینگل صاحب نے اٹھائے, چاہے وہ دہشت گردی کے ہو, ہیومن رائٹس کے ہو, یا مسنگ پرسنس کے ہو, یہ بالکل 100% بلوچستان کے عوام, پاکستان کے عوام کے ایشوز ہیں. اس نے ذکر کیا وہ دہشت گردی کا دھماکہ تھا, اینڈ ہی ریزڈ ویری امپورٹنٹ کویسچنس. ہمارا وزیر اعظم, ہمارا وزیر خارجہ کہا کہ یہ باہر سے آ کے کرتے ہیں. تو سردار اختر مینگل صاحب نے پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا, کہ اگر باہر سے آیا تو 50 چیک پوسٹ کیسے گزارے. وہ آیا اور واپس بھی گیا, اور ایف سی, پولیس, فلانا ڈمکا کا جو اتنا سارے چیک پوسٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے ان کو سٹاپ نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہو کہ ایران سے آئیں. اگر ایران سے آئیں تو 400 کلومیٹرز دور یہ دھماکہ کیسے, اور پھر وہی بات, آیا کیسے جایا کیسے. سردار اختر مینگل صاحب نے جو ہیومن رائٹس
की बात की, मिसिंग पर्सनस की बात की, देखो मैं शरीन मिजारी साहिबा का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि शरीन मिजारी साहिबा जो है वो वाकई ह्यूमन राइट्स में बिलीव करती है, लेकिन ये जवाब नेशनल असेंबली में देना कि स्पीकर साहब आप इस पे अमल करें, हम भी चाहते हैं कि ये हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लॉ डिपार्टमेंट क्यों डिले करेगी, ये हुकूमती जवाब, हुकूमती वजीर का जवाब नहीं बनता। सीरियस इशू रेज किया गया, सीरियस पॉइंट उठाया गया और सरदार अख्तर मैंगल साहब को जवाब मिलना चाहिए। जहाँ तक हमारा ह्यूमन राइट्स कमेटी की सवाल है, हमने अपने पिछली मीटिंग में काफ़ी पॉइंट्स उठाए, उनमें से एक इनकाउंटर्स का ज़्यादा कराची से ताल्लुक़ रखने वाला है, मगर पूरा पाकिस्तान का ऑब्वियसली बलोचिस्तान का सूबादार है, तो टाइम उसके लिए आएगा। भाई आपका आखिरी सवाल। डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब हुकूमत 60% एक्सीड जो कि करदा, तो तब तो कोई घर उनकी करदा लेने से पहले पार्लियामेंट की मंजूरी पहले जरूरी है, बाद में नहीं। अब IMF 2 दिन के बाद आ रही है, आप पार्लियामानी पार्टी के लीडर के तौर पर IMF को ये बताना जरूरी नहीं समझते कि ये डेट लिमिटेशन एक्सीड ये आपका अब आप नहीं दे सकते। आपका सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये डील जो है, ये कर्जे जो है नेशनल असेंबली में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेनेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये इस मुल्क के अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा। जोर से बोले ना, तुमने पहले अरशद फिर आप। अरशद को who is अरशद? अरशद कौन है? अरशद भाई 2 मिनट, एक इसके बाद। I'm sorry, I can't answer many questions at once. Please do it one at a time. इसके बाद आप। और जब आपने पहली दफा इंग्लिश में कहा तो आपने देखा कि उन्होंने खुद गेस्ट थम्पिंग की, तो वज़ीर आज़म पे तनकीद की जाती है, लेकिन जब आप उन्हें कहते हैं वज़ीर आज़म जिन्होंने उन्हें क्या दूसरा क्या पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन के साथ मिलकर कानून मैं ये कहूँगा, मैं दोनों के लिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया और जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जो जिन्होंने सेलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। आप सबका बहुत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुआशी और जमहूरी सूरत हाल से